हाँ जी, 11th क्लास, वेलकम अगेन जी। तो यार आज का मेन टॉपिक बर्नौलीज थ्योरम है बेटा। एक बड़ा सा टॉपिक है बर्नौलीज थ्योरम, उसकी डेरिवेशन वगैरह आएगी। आज उसको हमने कवर अप करना है, ठीक है। लेकिन उसको कवर अप करने से पहले हमें एक छोटी सी बात और करनी होगी यार। लिख लो पहले कि जी वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जीज इन फ्लूइड्स। ठीक है, मान लो फ्लूइड मोशन में ही है, तो उसमें कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है यार। अब देखो, अगर मोशन में है तो सबसे पहली बात देख, काइनेटिक एनर्जी तो आएगी कि इनके पास काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो फिर स्पीड का कंसेप्ट है ना। मास होगा, फ्लूइड का मास होता है, स्पीड होगी तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी तो होगी। ठीक है, उसके अलावा एक कंसेप्ट हम ला सकते हैं, किसका? पोटेंशियल एनर्जी का। अब देखो, अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है यार, तो किसी भी पर्टिकुलर जगह पे हो रहा है, तो जरूरी थोड़ी है वो ग्राउंड लेवल पे ही होगी। अब पाइप में फ्लो हो रहा है, नदी में फ्लो हो रहा है, जहां मर्जी हो रहा है, तो जरूरी थोड़ी है ग्राउंड लेवल पर ही होगा सब कुछ, है ना कुछ हाइट हो सकती है यार, जहां फ्लो हो रहा है पाइप की हाइट हो सकती है। अब हाइट होगी, मास तो होता ही है। अगर हाइट हो गई, जी का कंसेप्ट आ जाएगा, तो कुछ ना कुछ क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी। तो दो टाइप की एनर्जी तो होती है। एक तीसरी एनर्जी भी फ्लूइड्स की यार हमें लेनी पड़ती है, विच इज टर्म्ड एज प्रेशर एनर्जी, है ना। तो तीसरी बात, प्रेशर एनर्जी की भी हमें करनी पड़ेगी। काइनेटिक एनर्जी सबको पता है, सबको खबर है, 12 mv²। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की सबको खबर है, सबको पता है, दैट इज mgh। अब चक्कर किसका? प्रेशर एनर्जी का। तो पहले यार प्रेशर एनर्जी क्या कर दें, कैलकुलेट करवा दें, उसके बाद दो चार बातें करनी है, फिर बर्नौलीज थ्योरम की ओर हम बढ़ चलेंगे। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। तो पहले बेटा प्रेशर एनर्जी की अगर मैं बात करूं, तो मान लेते हैं अपने पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें कुछ लिक्विड है, और मान लो यहां पर एक पिस्टन कंसीडर कर लिया हमने। ये मान लो क्या है जी, एक पिस्टन है, ठीक है, ये पिस्टन है। अब पिस्टन को प्रेस कर दोगे अंदर की ओर, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अंदर की ओर जाएगी। उससे पहले जो भी इक्विलिब्रियम आया हुआ था, ग्रेविटी इसको नीचे लाके आना चाहिए, उसके कारण कुछ ना कुछ प्रेशर है। अब वैसे यहां पर इस जगह पर लिक्विड का प्रेशर पड़ रहा है, इसको मैं थोड़ा मैग्नीफाई करके यहां पे बनाता हूं। ये पिस्टन वाली स्थिति है, ठीक है। तो इस जगह पे बेटा प्रेशर के कारण कुछ क्या पड़ रहा है, फोर्स लग रहा होगा इस जगह पर। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया होता है। अगर पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो कितना फोर्स लग रहा होगा, P इंटू ए। अब ये पिस्टन पे बाहर की ओर क्या लग रहा है भाई, फोर्स लग रहा है P इंटू ए। लेकिन मैं इसके अगेंस्ट इसको अंदर की ओर मूव कराता हूं, तो मुझे कम से कम इतना फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा, कम से कम इतना फोर्स तो लगाना ही
पड़ेगा, लगा दिया भाई। तो कहने का मतलब अगर मुझे इस फोर्स के अगेंस्ट अंदर की ओर पिस्टन को मूव करना है तो आई हैव टू अप्लाई सम फोर्स। अब फोर्स अप्लाई किया तो पिस्टन मूव करेगा। पिस्टन मान लो मूव कर ये मान लो पिस्टन की इनिशियल पोजीशन थी, ठीक है, यहां फोर्स लग रहा था, चल ये इनिशियल पोजीशन मान लेते हैं, और मैंने इसको पिस्टन को इस जगह तक क्या कर दिया, मूव कर दिया। तो ये क्या हुआ, जो पिस्टन के द्वारा क्या किया गया, डिस्टेंस कवर करवाया गया। ये पिस्टन है मेरे भाई, ये पिस्टन का हैंडल है, हैंडल, इसको अंदर की ओर प्रेस कर दिया, इतना आ गया, तो अंदर वॉल्यूम आ गई ना, ये पिस्टन यहां आ गया, तो अब ये जो वॉल्यूम है अंदर आई ना, ये उसका मैग्नीफाइड व्यू है। ये जो वॉल्यूम है ये अंदर की ओर आई है, इसको मैंने चेंज इन वॉल्यूम कह दिया, ठीक है। अब यार अंदर लाने में मुझे वर्क डन करना पड़ा होगा। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मैंने कितनी करवाई है, dx, तो वर्क डन इक्वल टू हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इक्वल टू हो गया, फोर्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, प्रेशर इनटू एरिया, वो तो था ही, फिर इनटू डिस्प्लेसमेंट, ध्यान देना, इसकी जगह लिख दिया प्रेशर इनटू एरिया, साथ में क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट, वो तो आना ही था। अब थोड़ा ध्यान दो, ये सिलेंड्रिकल सा पोर्शन है, अगर मैं इस पार्ट की वॉल्यूम कैलकुलेट करूं जो कि dv है, तो यार ये dv किसके इक्वल आएगी, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू ये हाइट इसकी, होता नहीं पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर है ना, तो ये हाइट का रोल प्ले कर रही है, ये एरिया हो गया, तो a इंटू क्या आ गया, dx, चेंज इन वॉल्यूम आ गई ना जितनी अंदर गई है। तो अब ये जो a इंटू dx है मेरे भाई, इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, जितनी वॉल्यूम चेंज हुई है, तो वर्क डन किसके इक्वल आ गया, p इंटू dv। तो भैया इसको अगर मैं प्रेस करता हूं, प्रेस करता हूं अंदर की ओर, तो मुझे वर्क करना पड़ता है। अब जब तक ये अंदर की ओर प्रेस्ड है, तो ये जो मेरा वर्क है कहां गया, इसके अंदर इसकी एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा ना भैया, वर्क तो एनर्जी बन जाता है। तो मैंने इसको प्रेस कर दिया, अंदर की ओर आया है, जब तक मैं पकड़ के रखता हूं तब तक वो एनर्जी जो मैंने वर्क लगाया वो इसके अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया है, और उस एनर्जी को फिर मैं क्या बोलूंगा, प्रेशर एनर्जी बोलूंगा मेरे भाई। तो प्रेशर एनर्जी का बेसिकली मैंने क्या निकाल के दिया आपको, फार्मूला निकाल के दिया कि जो वर्क डन है यही बन जाएगा प्रेशर, और प्रेशर एनर्जी किसकी इक्वल आएगी फिर, P इंटू dV के इक्वल आएगी। प्रेशर एनर्जी विल बी इक्वल टू P इंटू dV। तो याद रखना प्रेशर एनर्जी, देख उसके नीचे R लगा देता हूं ताकि ये पोटेंशियल एनर्जी ना लगे, क्या याद रखना है इसको, P इंटू dV, ज्यादा बात को खींचते नहीं है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ठीक है जी, पोटेंशियल एनर्जी m इंटू जी इंटू एच, और प्रेशर एनर्जी P इंटू dV, याद रखना है जी। तो तीसरी बात थी प्रेशर एनर्जी, जो कि हमें पता नहीं थी, हमने उसकी एक्सप्रेशन बना के दे दी आपको। अब आगे से क्या रखना, याद रख लेना कि प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू dV बेटा जी, इट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय dV, ठीक है जी, P इंटू dV, ओके। अब अगली कहानी है भाई कि बात चल रही है लिक्विड की, हम कह रहे हैं लिक्विड फ्लो में है, कौन कौन सी एनर्जी उसके पास, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, ये उसके पास एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी उसके पास एनर्जी है। मगर पॉइंट ये यार, लिक्विड अगर फ्लो में है, फ्लो में, यहां तो चल कोई दिक्कत नहीं है, चेंज इन वॉल्यूम आ गया, प्रेशर आ गया, यहां पे मास आ रहा है, यार लिक्विड फ्लो में है तो कितना मास लेगा तू, बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, मास कितना कंसीडर करूं, पाइप में से पानी फ्लो करके जा रहा है,
ठीक है, इतनी वेलोसिटी है वो तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन मास किसका लें? मास तो पीछे से पता नहीं कितना पानी आ गया, कितना चले गया। तो यहां पंगा यह है कि मास किसको कंसिडर करें, मास किसको कंसिडर करें। तो इसलिए बेटा फ्लूइड्स अगर फ्लो में है, अगर फ्लूइड रेस्ट पे होता तो ठीक है, फिक्स क्वांटिटी ऑफ मास है, उसकी हाइट पता है तो मैं उसकी एनर्जी निकाल लूंगा, m इंटू जी इंटू एच, पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन जब फ्लूइड तो फ्लो ही करे जा रहा है तो मास किसको लें, ये बड़ा पंगा है। कितनी वॉल्यूम कंसिडर करूं, ये बड़ा पंगा है। तो व्हेन फ्लूइड्स आर इन फ्लो, तो उनसे डील करने के लिए, उनकी एनर्जी से डील करने के लिए एनर्जी की बजाय हमें काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास की बेटा बात करनी पड़ेगी, या फिर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करनी पड़ेगी। काइनेटिक एनर्जी ऐसे बेटा पोटेंशियल एनर्जी की बजाय मुझे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास का कंसेप्ट लाना पड़ेगा, या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का कंसेप्ट लाना पड़ेगा। और ऐसे ही प्रेशर एनर्जी में भी फिर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास या फिर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का कंसेप्ट लेकर आना पड़ेगा। तो आई मीन टू से, जब फ्लूइड्स मोशन में है उनकी एनर्जीज की बात तो हमें करनी है, मगर काइनेटिक एनर्जी नहीं। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास या पर यूनिट वॉल्यूम यूज करूंगा मैं, बाकी उसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी क्या, हाफ mv स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास क्या होगी, हाफ v स्क्वायर। क्या दिक्कत है, हाफ mv स्क्वायर, पर यूनिट मास है तो मास से डिवाइड कर दिया, मास कट गया, हाफ v स्क्वायर। ये क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। अब देखो इससे डील करेंगे बढ़िया रहेगा, वेलोसिटी v है और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास हाफ v स्क्वायर है, मास की दिक्कत ही नहीं कि कितना ले कितना ना ले। ऐसे इसमें हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, mgh पोटेंशियल एनर्जी है, मास से डिवाइड कर देगा, gh बचेगा बस। ये क्या हो गया, gh, ये होगी तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। फिर वही बात, क्या दिक्कत है भाई, gh याद रख लेंगे। ऐसे इसमें p dv डिवाइडेड बाय प्रेशर एनर्जी पर p इंटू dv इसकी एनर्जी थी, नीचे किससे डिवाइड कर दिया, मास से। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, देखिए dv है, मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, dv dv कट गया, ये p बाय रो बच गया। तो p बाय रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड नीचे आ गया, ये होगी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास आ गई। तो याद रखनी है भाई, लिस्ट बना लो बढ़िया से। ऐसे ही अगर मैं पर यूनिट वॉल्यूम देखूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ mv स्क्वायर, नीचे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये बन गई हाफ, मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, साथ में v स्क्वायर, नीचे वॉल्यूम था, वॉल्यूम वॉल्यूम कट जाएगा, हाफ रो v स्क्वायर। ये होगी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो भाई क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, हाफ रो v स्क्वायर याद रखने भाई। ये कम चलेगा तो याद ही है, ये दो ज्यादा चलेंगे और वो सबसे ज्यादा चलेगा, हाफ रो v स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाल ले भाई। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगी, mgh के नीचे वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मास की जगह क्या लिखोगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, जी इंटू एच, नीचे v से v कट गया, बच गया रो जी एच। क्या बोला मैंने, ये नहीं चलेगा, ये दोनों ज्यादा चलेंगे और ये सबसे ज्यादा चलेगा। क्या है ये, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसे ही प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या बनेगी, प्रेशर एनर्जी क्या थी, P dv थी, ये वॉल्यूम है, नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम वॉल्यूम कट जाएगा तो P बचेगा बस, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम P। भैया ये नहीं चलेगा, ये दोनों चलेंगे, ये ज्यादा चलेगा। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम,
प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये चलेंगे। एक P चलेगा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एक रो जी एच चलेगा कनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और एक हाफ रो V स्क्वायर चलेगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेटा इससे भी हमें डील करना पड़ेगा। आगे बर्नौलीज थ्योरम आ रही है, तो बर्नौलीज थ्योरम में तो एनर्जी से डीलिंग है। तो ये है एनर्जी पोजेस्ड बाय अ लिक्विड। ठीक है, यही है बेसिक, तो यही है, लेकिन ये फार्मूले यूज नहीं हो पाएंगे क्योंकि मास की इन्वॉल्वमेंट है, ज्यादा यही यूज होंगे, या काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास या फिर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा यूज होगा। ठीक है जी, करो नोट इसको। अगली बार फिर आ रही आज का मेन टॉपिक बर्नौलीज थ्योरम। हाँ जी बेटा 11th क्लास, वेलकम अगेन जी। तो यार फ्लूइड्स में अगली बात अपनी होगी बर्नौलीज थ्योरम। लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे वेरियस टाइप ऑफ एनर्जीज इन अ फ्लूइड, उसी से रिलेटेड एक अगली बात है जी बर्नौलीज थ्योरम। लास्ट टॉपिक होगा अपना, 2 दिन इसको कवर अप करने में लग जाएंगे। आज इसका प्रूफ स्टेटमेंट वगैरह कर देंगे, उसके बाद बेटा इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं वो भी करेंगे। अब यार ये मान के चलो कि जो बर्नौलीज थ्योरम है ना, इस पूरे प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम सब्जेक्टिव एग्जाम्स की बात करते हैं तो यार 11वीं कक्षा में अब ये मान के चला जाता है कि बर्नौलीज थ्योरम का प्रूफ तो आएगा ही आएगा 100% गारंटी के साथ। कि बर्नौलीज थ्योरम पे तो गारंटी लेके चलते हैं ना बच्चे, यार ये कर ले आएगी आएगी। तो यार वाकई सही बात है, ये 5 नंबर में डायरेक्ट आती है, बच्चों को पास भी तो करवाना होता है ना फिर मास्टर ने। तो इस चैप्टर में से वो बर्नौली थ्योरम तो डाल ही देता है कि यार चल जिसने इसका प्रूफ स्टेटमेंट की होगी वो लिख के कम से कम 5 नंबर लेगा, पास होने लायक तो होगा। तो समझ लो आज का टॉपिक जो है बर्नौली थ्योरम, वो आपके सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए 100% गारंटी वाला क्वेश्चन है। ओके, टाइम लगेगा इसको कवर अप करने में, तो जल्दी इसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लो बर्नौलीज थ्योरम। भाई बर्नौलीज थ्योरम, और फिर वही बात, ये भी किसी साइंटिस्ट का नाम है बर्नौली, उसने एक थ्योरम दे दी, क्या बन गया बर्नौलीज थ्योरम। अब बेटा इसको 2 पार्ट में करेंगे, पहले इसकी स्टेटमेंट है फिर इसका प्रूफ है, उसके बाद इसका एप्लीकेशंस वाला पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में जाएगा क्योंकि प्रूफ करने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट समझाएंगे, प्रूफ करेंगे, टाइम इसका लगेगा। ओके, अब बर्नौली थ्योरम बेटा लिक्विड्स इन फ्लो चल रहा है आपका हाइड्रोडायनेमिक्स, तो जाहिर सी बात है लिक्विड के फ्लो से रिलेटेड ही होगी। अब इसकी स्टेटमेंट देते हैं, फिर से एक बार आइडियल फ्लूइड की बात कर लें यार। तो हम लास्ट टाइम भी कह रहे थे कि फ्लूइड कैसा होना चाहिए जी, आइडियल होना चाहिए। अब बात को समझो, आइडियल फ्लूइड के बारे में मैंने बोला था कैसा होगा, इन कंप्रेसिबल। अब इसके बारे में मैंने बोला था मोस्ट ऑफ द फ्लूइड्स, देख इनकंप्रेसिबल तो फिर हम मान के चलते हैं इनकंप्रेसिबल तो होते ही हैं, ज्यादातर फ्लूइड्स ये वाला आइडियल कैरेक्टर ले आते हैं, तो इनकंप्रेसिबल होना चाहिए। दूसरा, ये नॉन विस्कस होना चाहिए, नॉन विस्कस मतलब विस्कोसिटी इसकी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता, पहली बात तो ठीक है चल जाएगी, नॉन विस्कस नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ विस्कोसिटी तो देखो फ्लूइड्स की होती है। हां, मान के अब हम चलेंगे कि नॉन विस्कस है, लेकिन प्रैक्टिकली विस्कोसिटी 0 ले आना पॉसिबल नहीं है। ये वाला कैरेक्टर फ्लूइड्स कोई भी फॉलो नहीं कर पाएंगे, कोई भी फ्लूइड नहीं फॉलो कर पाएगा, ये लगभग सारे फॉलो कर जाते हैं। इनकंप्रेसिबल तो खैर ज्यादातर फ्लूइड्स होती ही हैं, 100% तो नहीं, 90 की लाइन में। और ये मान के चलो कि फ्लूइड पे डिपेंड करता है
कुछ की विस्कोसिटी बहुत कम है, 80 की लाइन में भी हो जाएगा ये वाला आइडियल करेक्टर, 80% आइडियल, और कुछ तो बिल्कुल ही आइडियल नहीं हो पाएंगे। अब इसमें एक और बात जोड़ते हैं कि जब फ्लो हो रहा है ना, फ्लो, ये तो ठीक है फ्लूइड के अपने कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। दूसरा, जब फ्लो हो रहा है ना बेटा, तो फ्लो कैसा होना चाहिए? इररोटेशनल। इररोटेशनल मतलब सीधा ही फ्लो हो यार, घूम ना रहा हो, मतलब फ्लूइड स्ट्रेट ही हो, घूम ना रहा हो, मतलब फ्लूइड का एंगुलर मोमेंटम नहीं होना चाहिए। देख, मोमेंटम चलेगा, वेलोसिटी चलेगी, एंगुलर वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, तब ये बर्नौली थ्योरम लगेगी। तो एक आइडियल फ्लूइड के ये दो कैरेक्टर हैं। अगर बात करते हो आइडियल फ्लो की, आइडियल फ्लो में ये तो चाहिए इनकंप्रेसिबल हो, नॉन विस्कस हो, साथ में कैसा होना चाहिए? इररोटेशनल मतलब नो एंगुलर मोमेंटम, और दूसरा फ्लो कैसा होना चाहिए? स्ट्रीमलाइंड। अगर ये चारों बातें हैं, फ्लूइड तुम्हारा इनकंप्रेसिबल है, नॉन विस्कस है, फ्लो इररोटेशनल और स्ट्रीमलाइंड है, तो हम कहेंगे जी बिल्कुल ही आइडियल स्थिति आ चुकी है। ये आइडियल स्थिति है कि फ्लो हो रहा है, बिल्कुल स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, इररोटेशनल फ्लो है, नॉन विस्कस फ्लूइड है, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है। तो अगर ऐसे ये चारों बातें हो रही हैं तो मतलब आइडियल स्थिति है, आइडियल स्थिति। बर्नौली थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो इस आइडियल स्थिति को ध्यान में रखते हुए दी गई है। अगर इनमें से एक भी कैरेक्टर कम होता है, एक भी फैक्टर कम होता है, तो बर्नौली थ्योरम की वैलिडिटी उतनी ही कम होती है। यानी बर्नौली थ्योरम कुछ भी यार, ये जो थ्योरम व्योरम देते हैं वो सारी की सारी फिर बिल्कुल एन आइडियल स्थितियों में होती है ना, कि सब कुछ आइडियल चल रहा है तो ये स्टेटमेंट लगेगी। अगर इनमें से एक भी फैक्टर आइडियल से दूर जाता है तो बर्नौली थ्योरम या कोई भी ऐसी थ्योरम होगी, उसकी स्टेटमेंट जो है वो वैलिड नहीं रहती है, उसकी वैलिडिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ओके, बातें होगी अपनी। हमने बर्नौली थ्योरम की स्टेटमेंट अभी देनी है, उससे पहले आइडियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं स्टेटमेंट में बोलूंगा फॉर एन आइडियल फ्लूइड फ्लोइंग स्टेडीली मतलब स्ट्रीमलाइंड फ्लो हो रहा है। ओके, अब इसको मिटाते हैं, इस चीज को नोट कर लेना कि अगर फ्लूइड आइडियल है तो उसका मीनिंग क्या है जी? नॉन विस्कस, इनकंप्रेसिबल, इररोटेशनल एंड स्ट्रीमलाइंड फ्लो। अगर ऐसा हो रहा है तो हम मान लेंगे फ्लूइड कैसा है जी? आइडियल है और आइडियल फ्लो में चल रहा है। ओके, एक और बात जो हम कर रहे थे वो ये कर रहे थे कल कि फ्लूइड्स के पास लास्ट लेक्चर में 3 तरह की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। ओके, फिर मैंने बोला था यार काइनेटिक एनर्जी का कोई मतलब नहीं है, मुझे तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से मतलब है। फिर मैंने बोला पोटेंशियल एनर्जी का कोई मतलब नहीं है, मुझे तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से मतलब है। और फिर बोला प्रेशर एनर्जी का भी यहां कोई मतलब नहीं बनता। जब लिक्विड फ्लो में होता है तो एनर्जी नहीं, मुझे उसकी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि मैं टोटल वॉल्यूम कितनी कंसीडर करूंगा मुझे नहीं पता। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो हाफ mv² है, लेकिन याद करो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फार्मूला हमने क्या निकाला था? हाफ ρv², याद करना पड़ेगा। और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी तो mgh है, लेकिन उसकी पर यूनिट वॉल्यूम का फार्मूला हमने क्या निकाला था? ρgh। ठीक है जी। फिर आ गया प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फार्मूला हमने निकाला था P। अब इनकी भी जरूरत पड़ेगी, देखो जरूरत तो सबकी पड़ेगी ना। पहले मैंने बोला आइडियल फ्लूइड होता है, ये होता है, वो होता है, उसकी जरूरत पड़ेगी। अब इन चीजों की भी जरूरत पड़ेगी।
अब दोनों बातें हो गई, अब आते हैं बर्नौलीज थ्योरम की स्टेटमेंट पर। मैं लिख दूंगा, एक बार सुना भी दूंगा, समझा भी दूंगा, समझने वाली उसमें खैर बात होगी नहीं। अब बर्नौलीज थ्योरम की अगर मैं स्टेटमेंट बोलूं तो सबसे पहले बोलेंगे कि जी बर्नौलीज थ्योरम, लिख देते हैं यार, ये बढ़िया वाला क्वेश्चन है ना, आएगा तुम्हारे एग्जाम में। बर्नौलीज थ्योरम states that for an ideal fluid flowing steadily, मतलब स्ट्रीमलाइंड फ्लो है। ठीक है जी, स्टेटमेंट क्या है? फॉर एन आइडियल फ्लूइड, आइडियल में मैंने तुम्हें बता दिया कैसा, इनकंप्रेसिबल, नॉन विस्कस, इररोटेशनल, फ्लोइंग इन ए लैमिनर फ्लो स्टेडीली। तो कहती है बर्नौलीज थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है कि फॉर एन आइडियल फ्लोइंग स्टेडीली द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, potential energy per unit volume and pressure energy per unit volume remains constant throughout the flow। कह रहा है अगर फ्लो आइडियल है तो फ्लो के दौरान हर जगह पर, अब देखो फ्लो तो पाइप में होगा, एक एंड से दूसरे एंड पे जा रहा है, कहीं पे भी फ्लो हो रहा है, तो एक एंड से दूसरे एंड पे जा रहा है तो पाइप का मुंह छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, कहीं स्पीड कम हो सकती है, कहीं स्पीड ज्यादा हो सकती है, भाई कहीं हाइट कम हो सकती है, कहीं हाइट ज्यादा हो सकती है, कहीं प्रेशर कम हो सकता है, कहीं प्रेशर ज्यादा हो सकता है। तो फ्लो के दौरान पाइप का मुंह छोटा बड़ा हो जाएगा तो वेलोसिटी में फर्क पड़ जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी में फर्क पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पड़ सकता है। फ्लो के दौरान एक एंड से दूसरे एंड में प्रेशर का डिफरेंस होगा, क्योंकि भाई प्रेशर डिफरेंस तो होता ही है तभी फ्लो होगा। प्रेशर का डिफरेंस हो जाए फ्लो के दौरान एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट में, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। हाइट का फर्क हो जाएगा, हाइट से पोटेंशियल एनर्जी में फर्क पड़ जाएगा, चलेगा। कहता है काइनेटिक एनर्जी थ्रू आउट द फ्लो चेंज हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो सकती है, प्रेशर एनर्जी चेंज हो सकती है, मगर उन तीनों का सम चेंज नहीं हो सकता। और सम में भी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी नहीं चाहिए मुझे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम चाहिए। कहता है थ्रू आउट फ्लो हो सकता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाए, तो अगर ये कम हो गई तो इन दोनों में से किसी को बढ़ना पड़ेगा ताकि सम क्या रहे, कांस्टेंट। हो सकता है ये ज्यादा हो गई तो इन दोनों में से किसी को कम होना पड़ेगा ताकि सम क्या रहे, कांस्टेंट। सिंपल सी कहानी है कि बर्नौली थ्योरम कहती है, बर्नौलीज थ्योरम स्टेट्स दैट फॉर एन आइडियल फ्लूइड फ्लोइंग स्टेडीली, फ्लो कैसा होना चाहिए, स्टेडी, और फ्लूइड कैसा होना चाहिए, आइडियल। कि फॉर एन आइडियल फ्लूइड flowing steadily the sum of kinetic energy per unit volume, potential energy per unit volume and pressure energy per unit volume remains constant। अगर मैं इसको मैथमेटिकल लिखूं तो इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनेगी, ये नोट कर लेना भाई, इसी का 1-2 नंबर मिल जाएंगे तुम्हें। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच प्लस पी, ये किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट के इक्वल। इट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्या हो गई यार, बर्नौलीज थ्योरम की मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये मैथमेटिकल फॉर्म में आ गई बर्नौलीज थ्योरम।
अच्छा, अगर इनको मैं रो इंटू जी से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा हाफ वी स्क्वायर बाय रो इंटू जी से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो रो तो कट गया, नीचे जी आएगा, प्लस ये क्या आ जाएगा एच, प्लस ये क्या आ जाएगा पी डिवाइडेड बाय रो इंटू जी। ये क्या होगा, एक ये भी फॉर्म है बेटा बर्नौलीज थ्योरम को लिखने की। सबसे मेन फॉर्म तो ये है, याद भी रखना ना। एक ये भी फॉर्म है बर्नौलीज थ्योरम को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने की। अब इन तीनों में, इस एक्सप्रेशन में इसको कहा जाता है वेलोसिटी हेड। वेलोसिटी हेड, क्योंकि फ्लो में लिक्विड के पास वेलोसिटी होगी। इसको कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी हेड। ठीक है जी। और इसको क्या बोला जाता है, प्रेशर के कारण है ना, प्रेशर हेड। तो आप ये भी कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम द सम ऑफ प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड पोटेंशियल हेड इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गई बर्नौलीज थ्योरम की। अब पहले तो मैथमेटिकल फॉर्म लिखना ही सीख लो ना, प्रूफ तो इसका चलो अब करेंगे, हो गई। ठीक है जी। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू, जगह कम पड़ गई है, दोबारा लिखते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। समझ गए होंगे। हमने बोला ना वेलोसिटी में चेंज हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में भी चेंज हो सकता है। तो पहले वेलोसिटी V1 थी, कुछ देर बाद V2 हो गई। अब वेलोसिटी V1 से V2 हो गई, तो हमने बोला सम तो उतना ही होगा ना, तो प्रेशर में भी हो सकता है चेंज आया हो, हाइट में भी हो सकता है चेंज आया हो, लेकिन टोटल विल रिमेन कांस्टेंट। तो ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। ये भी क्या है यार, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात, हमें बर्नौलीज थ्योरम का मैथमेटिकल फॉर्म क्लियर होना चाहिए, स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए। कुछ नहीं, हमने टाइम ज्यादा लगा दिया, आप इतना टाइम थोड़ी लगाओगे, आप तो इसको एक ही बार में सीख लोगे भाई। तो दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। अगली हेडिंग डाल लो प्रूफ। तो आगे आते हैं प्रूफ पर बेटा जी। तो अगली बात है यार इसका प्रूफ, लंबा चलेगा, धीरे धीरे करना स्टार्ट करते हैं बेटा। तो आपने जो स्टेटमेंट लिखी हुई ना बेटा, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, वो जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट थी आपकी P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वो हमने प्रूव करना है। खैर कर लेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे हम करते जाते हैं वैसे वैसे भैया आप लोगों ने भी बनाते जाना है। बेटा जी लिख लो, लेट अस कंसीडर एन इमेजिनरी ट्यूब ऑफ फ्लो। ये कोई क्या है, इमेजिनरी ट्यूब ऑफ फ्लो है। हमने हाइट में भी फर्क डाला, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में भी फर्क डाला, उससे हर एक चीजों में चेंज आएगा। तो हमने बोला ये क्या है यार, एक ट्यूब ऑफ फ्लो है। ट्यूब ऑफ फ्लो मतलब एक इमेजिनरी फ्लो वाली स्थिति। ठीक है जी। ये मान लो ग्राउंड लेवल है, बनाते जाना यार सब कुछ साथ के साथ, टाइम लगेगा। ये ग्राउंड लेवल हो गया, ट्यूब का ये वाला जो एंड है मान लो ये हाइट H1 पर है,
ठीक है जी। इसको मान लेते हैं कि अपना ये वाला एंड कितनी हाइट पर है, h1 हाइट पर है। ये वाला जो एंड है ये मान लेते हैं ग्राउंड लेवल से h2 हाइट पर है जी। ठीक है जी, इसकी हाइट h1 और इसकी हाइट क्या हो गई, h2 हो गई। बेटा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि कुछ ना कुछ इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आएगा, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, A1, स्मॉल a1 लिख लिया। ठीक है, इसका भी कुछ ना कुछ एरिया क्रॉस सेक्शन होगा, वो मान लेते क्या है, A2। ओके, सब कुछ लिख लेना, साइड पे सब कुछ लिख लेते होते हैं, मैं एक बार लिख के फिर मिटवा दूंगा। ठीक है, A1 A2, यहां पे जब लिक्विड एंटर कर रहा है, यहां पर मान लो स्पीड V1 से एंटर कर रहा है, जब यहां से बाहर निकल रहा है तो मान लो कितनी स्पीड से बाहर निकल रहा है, V2। ओके जी, इस एंड पर, इस जगह पर मान ले प्रेशर कितना है, P1, और इस एंड पर प्रेशर कितना है, P2। P1 ग्रेटर देन P2 माना जाएगा, तभी हम कहेंगे जो लिक्विड है नीचे से ऊपर की ओर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर तभी फ्लो हो रहा है ना, कि P1 इज ग्रेटर देन P2। अब इसमें क्या है, एक आइडियल इनकंप्रेसिबल फ्लूइड जो कि स्टेडली फ्लो कर रहा है। ठीक है, वो बात तो फिर है ही है कि फ्लूइड कैसा है यार, आइडियल, इनकंप्रेसिबल एंड इररोटेशनल। फ्लूइड कैसा है जी, आइडियल, इनकंप्रेसिबल, आइडियल यानी कि नॉन विस्कस, इनकंप्रेसिबल है, नॉन विस्कस है, इररोटेशनल वाली स्थिति है, और एक और पॉइंट क्या था कि स्टेडी फ्लो है। ठीक है, स्टेडी फ्लो है, तो आइडियल वाली स्थितियां तो हैं ही है। ठीक है जी, अब ये सिचुएशन है, ये फ्लूइड ऐसे फ्लो होकर जाता है, हमने कहना है या प्रूव करना है कि हर जगह पर जिस मर्जी क्रॉस सेक्शन पे ले लो, तीनों एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, हमने वो जो दो पॉइंट है, एक ये ले लेना है, एक ये ले लेना है, यहां पे सारी एनर्जीज का सम और इस जगह पे सारी एनर्जीज का सम हमने क्या प्रूव कर देना है, कांस्टेंट प्रूव कर देना है, अपने आप ही बात बन जाएगी। तो डायग्राम आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, मान लेते हैं कंप्लीट हो गया। डायग्राम कंप्लीट होकर उसके नीचे या साइड पर सारी चीजें लिख देना यार, जैसे मैं ये जगह खाली छोड़ूंगा, आप यार इसके नीचे कहीं पे लिख लेना कि जी A1 एंड A2 क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस एट A एंड B। ये जो स्थिति है इसको स्थिति A बोलेंगे हम, और ये वाली जो स्थिति है इसको हम स्थिति B बोलेंगे। तो A1 A2 क्या हो गया बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस एट A एंड B। H1 एंड H2 क्या हो गए, हाइट्स एट A एंड B। लिख लेना भाई, V1 एंड V2 क्या हुई, वेलोसिटीज एट A एंड B। P1 P2 क्या हुए, प्रेशर एट A एंड B, प्रेशर एट A एंड B। जो भी बच गया यार वो भी लिख लेना। तो ये होगी हमारी इंट्रोडक्शन। अब स्टार्ट करते हैं यार। देखो, ये
दो पार्ट में होगी, इसका प्रूफ जो है ना दो पार्ट में होगा बेटा। पहले पार्ट में हम प्रूव करेंगे कि भैया नीचे से ऊपर ले जाने में वर्क कितना हुआ। देख वर्क हो रहा है प्रेशर के कारण, नीचे प्रेशर ज्यादा है ऊपर प्रेशर कम है, तो नीचे से ऊपर की ओर लिक्विड का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। जब नीचे से ऊपर की ओर लिक्विड का फ्लो हुआ तो एनर्जी में इंक्रीज आया ना, देख हाइट भी बढ़ गई, तो एनर्जी क्या हुई है, इंक्रीज। उसके लिए किसी ना किसी को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क कौन करेगी, प्रेशर एनर्जी करेगी। वर्क किसने किया, प्रेशर ने किया, या प्रेशर एनर्जी ने वर्क करना है। तो प्रेशर द्वारा किया गया वर्क होगा, और वो वर्क किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होगा। तो ये हमने बेसिक सा क्या लगाना है, फंडा लगाना है कि नीचे से ऊपर जाने में कुछ नेट वर्क डन होगा बेटा जी। ओके, तो सुनना ध्यान से, इस जगह पे प्रेशर है P1, जिसके कारण कुछ क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। यहां से लिक्विड एंटर कर रहा है, देखो मान ले कितना एंटर कर गया। लास्ट टाइम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कराते वक्त ऐसा कुछ कराया था मैंने। मान लो ये यहां से यहां पहुंच गया, और इसने कितना डिस्टेंस मूव किया इस जगह पर, dx1, कितनी देर में, इन टाइम dt, और उतने टाइम dt में ये बाहर भी आया होगा, क्योंकि लिक्विड कैसा है, इनकंप्रेसिबल, अगर यहां से एंटर करेगा तो उधर से बाहर भी आना है। उतने ही टाइम में इधर जो लिक्विड बाहर निकला यहां से, उसने मान लो कितना डिस्टेंस कवर किया, dx2 इन टाइम dt। वो अंडरस्टूड है कि जितने टाइम में इसने dx मूव किया उतने टाइम में उसने उधर dx2 मूव कर लिया। अब आपको पता है, लिखते जाना भाई, कि जो वेलोसिटी है वो होती है डिस्टेंस बाय टाइम। तो इस जगह पे कितनी स्पीड से एंटर किया, वो कितनी वेलोसिटी से एंटर किया, v1 से। तो v1 इक्वल टू क्या आ गया, dx1 बाई dt। यहां से dx1 इक्वल टू कितना आ गया, v1 इंटू dt। नोट करके रख लो। सिमिलरली इस जगह पर जो dx2 आएगा वो v2 इंटू dt। नोट कर लो भाई, एक ये बात, डिस्टेंस कवर निकाल लिए। अब बेटा इस जगह पर अगर डिस्टेंस इसने कवर किया है तो फोर्स के कारण किया होगा। अगर डिस्टेंस कवर किया है तो कुछ फोर्स लगा होगा और कुछ वर्क भी हुआ होगा। तो आगे हमने लिखना है वर्क डन बाय ड्यू टू प्रेशर एनर्जी एट ए। लिखते जाना भाई, लंबा खेल है। इस जगह पर प्रेशर के कारण फोर्स लगा होगा, तो जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इस जगह पे वर्क को W1 कह दिया, फोर्स F1 हो गया, और डिस्प्लेसमेंट dx1 कितनी आ गई जी, ये फोर्स की जगह प्रेशर इंटू एरिया, F इक्वल टू P इंटू ए होता है भाई। तो उस जगह पे जो फोर्स डेवलप होगा प्रेशर के कारण डेवलप हो रहा है, तो प्रेशर की जगह उस जगह का प्रेशर और एरिया की जगह उस जगह का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन P1 इंटू A1 आ गया, इंटू क्या है dx1। ठीक है जी, ये किसके इक्वल आ गया, P1 A1, और dx1 कितना निकाला हुआ है मैंने, v1 इंटू dt। ठीक है जी, आगे लिखेंगे सिमिलरली
वर्क डन ड्यू टू प्रेशर एनर्जी एट बी, W1 W2, ये W2 हो जाएगा बेटा, इक्वल टू ये कितना आया था P1 A1 V1 dt, ये आ जाएगा P2 A2 V2 dt। ये V भैया स्मॉल वाला यानी कि वेलोसिटी यूज होगी, ठीक है जी। तो इस जगह पे प्रेशर एनर्जी ने ये वर्क डन किया, उस जगह पे दूसरा किया। यहां बेटा जी लिक्विड एंटर कर रहा है, वहां पे लिक्विड लीव कर रहा है, तो एक वर्क डन पॉजिटिव होगा, एक वर्क डन नेगेटिव होगा। ज्यादा प्रेशर नीचे है तो हम कहेंगे नेट वर्क डन, देयरफॉर द नेट वर्क डन as the liquid moves from A to B, मतलब नीचे से ऊपर जाने का फिर भाई जो नेट वर्क डन होगा इट विल बी W1 माइनस W2, क्योंकि W1 जा रहा है, इट विल बी W1 माइनस W2 बेटा, ठीक है जी। तो क्या कर लो, नेट वर्क डन कैलकुलेट करके अपना इक्वेशन बनाकर रख लो, W1 माइनस W2। तो देख लो जी क्या आ गया, देयरफॉर जो नेट वर्क डन है वो आ गया W1 माइनस W2। W1 कितना था, P1 A1 V1 dt माइनस P2 A2 V2 इंटू dt। ओके, ये नेट वर्क डन आ गया। एज द लिक्विड मूव फ्रॉम A टू B, A से B तक जाने का ये क्या आ गया बेटा जी, नेट वर्क डन आ गया। अब मैंने बोला था ये जो आपकी ओवरऑल डेरिवेशन है ये तीन स्टेप्स में बनेगी। पहले स्टेप में तो हमने क्या किया, नीचे से ऊपर जाने का प्रेशर नहीं तो ऊपर पहुंचाया ना। अब नीचे से ऊपर तभी जाएगा भाई अगर नीचे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। अब नीचे प्रेशर ज्यादा था तभी ऊपर पहुंचा दिया ना उसने, वरना ऊपर से नीचे आती है चीज, ये नीचे से ऊपर पहुंचा दिया हमने, प्रेशर ज्यादा था तो वर्क डन करना पड़ा होगा। तो कितना वर्क डन करना पड़ा हमने कैलकुलेट कर कर रख लिया बेटा। सो दिस इज द वर्क डन एज द लिक्विड मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। इसको आप इक्वेशन बनाकर रख लो भाई, रख लिया, बॉक्स लगा लो इस पे, इसका यूज करेंगे थोड़ी देर में। अब अगली बार बेटा हमने नीचे से ऊपर जाने में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, और फंडा क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बेटा नीचे से ऊपर जा रहे हो, आप देख रहे हो यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, यहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से जहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा वहां पे स्पीड क्या हो जानी चाहिए, ज्यादा हो जानी चाहिए, ठीक है। तो इस जगह पे स्पीड ज्यादा हो गई यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई ना। ऊपर से हाइट का तो फर्क है ही है, यानी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रही है। अब वो कैसे बढ़ गई, प्रेशर एनर्जी के द्वारा वर्क हुआ है, उसी के कारण काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। तो बेसिक फंडा क्या है, पहले वर्क डन निकालना है और आगे क्या करना है, दिस वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमने करना है बस। उसके लिए काइनेटिक एनर्जी का चेंज और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का बेटा यूज होगा तब प्रॉपर प्रूफ होगा। तो एक हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी पढ़ी थी, है ना, तो इसमें बीच में ही लिखो कि हमारे पास है कि जब लिक्विड एंटर करेगा ना, एज द लिक्विड
enters and leaves the ट्यूब, ये जो इमेजिनरी ट्यूब है उसमें पॉइंट ये था कि वॉल्यूम एंटर्ड शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम लीविंग। कल हमने बात की थी, जितनी वॉल्यूम एंटर करेगी उतनी वॉल्यूम लीव भी करेगी। मतलब ये वॉल्यूम अगर एंटर करी है तो इतनी लीव भी करेगी। ये कैपिटल वी है भैया, वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम को अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाएगी? डेंसिटी तो सेम है ना थ्रू आउट। ये क्या बन जाएगा? m1। ये क्या बन जाएगा? m2। तो हम ये भी कह सकते हैं जितना मास एंटर करेगा उतना ही मास लीव भी करेगा। तो m1 शुड बी इक्वल टू m2, जितनी लीव भी करेगा, जितनी वॉल्यूम एंटर करेगी उतनी लीव भी करेगी। अब इसमें जब वॉल्यूम कितनी एंटर करी, याद करो, अगर मैं इसको आगे कंटिन्यू कर दूंगा तो वॉल्यूम क्या थी यहां पर? ये वाली चीज। और ये क्या थी? हाइट इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी dx1 इंटू a1 किसके इक्वल? dx2 इंटू a2, यानी dx1 क्या निकाला था? v1 dt a1। याद करो, ये क्या बन जाएगा? v2 dt। ऊपर लिखवाए थे ना सबसे पहले, dx1 इक्वल टू v1 dt, dx2 इक्वल टू v2 dt इंटू a2। ठीक है जी। अब यहां पर dt dt कट जाएंगे तो a1 v1 इक्वल टू a2 v2। ये हमने कल यानी कि पिछली क्लास में किया होगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बेटा एक इसकी जरूरत पड़ेगी, एक इस चीज की भी हमें जरूरत पड़ेगी, यानी एक इसको बना के रख लो कि a1 v1 इक्वल टू a2 v2। इसकी जरूरत पड़ने वाली है, जिस जिसकी जरूरत पड़ेगी मैं बना के रख रहा हूं, ठीक है। दूसरा, अब सोचो ये a1 v1 इक्वल टू a2 v2 है ना, इसमें अगर मैं, ध्यान से सुनना, dt ना काटता तो ये स्थिति होती। कहने का मतलब है जो मास है m1, m1 इज इक्वल टू v1 रो है, यानी m1 इक्वल टू v1 वॉल्यूम 1 की जगह क्या है? a1 वॉल्यूम 1 ये रही ना, इसकी जगह ये आया ना, वॉल्यूम की जगह मैंने पहले ये लिखा, ये लिख दिया। तो v1 की जगह क्या लिख सकता हूं? ये देखो v1 की जगह a1 v1 dt, a1 v1 dt, साथ में रो। कंफ्यूज मत होना भाई। एक तो मैंने v1 इक्वल टू v2 से ये बनानी था, a1 v1 इक्वल टू a2 v2, तो वैसे भी याद थी, वो तो चाहिए। दूसरा बेटा मुझे m1 की वैल्यू भी चाहिए थी, तो मैंने बोला v1 को रो से मल्टीप्लाई कर दो, m1 बन जाएगा। अब m1 को मैं पूरा खोल के लिखूं तो m1 किसके इक्वल है? रो इंटू v1। रो तो चलो है ही है, v1 कितना कैलकुलेट किया हुआ तुमने? v1 a1 v1 dt, तो ये बन गया a1 v1 dt इंटू रो। ये m1 की वैल्यू है। और सिमिलरली अगर मुझे m2 की वैल्यू भी चाहिए हो तो वो क्या बनेगी? a2 v2 dt इंटू रो। ये वेलोसिटी वाली v है भाई, ओके। तो मैंने बोला कंफ्यूज मत होना, फर्स्ट पार्ट में मुझे वर्क डन चाहिए था, वो मैंने निकाल कर रख लिया। बीच में आगे चलते हुए मुझे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की जरूरत पड़ेगी, वो डायरेक्ट भी लिख सकता था, a1 v1 इक्वल टू a2 v2 लिख दी, ठीक है। अब मुझे और क्या जरूरत पड़ेगी? m1 और m2 की भी जरूरत पड़ेगी यार, तो वो भी मैं पहले ही बनाकर लिख रहा हूं बेटा। मुझे m1 और m2 की भी जरूरत पड़ेगी, तो मैंने m1 m2 की भी स्पेशल एक्सप्रेशन कि m1 के जितना मास
ए पे एंटर कर रहा है, m2 क्या है, जितना मास बी पे लीव कर रहा है, तो इसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो मैंने m1 इक्वल टू a1 v1 रो dt, a1 v1 रो इंटू dt, ये भी बना के रख लेना यार। m1 इज इक्वल टू a1 v1 रो इंटू dt और m2 इक्वल टू a2 v2 रो इंटू dt। एक ये भी बनाकर मान लो रख लिया। इन सब की भाई जरूरत मुझे पड़नी है। ओके, हो गया, ठीक है जी। तो मैं कह रहा था बेसिक बात क्या करनी है हमने, नीचे से ऊपर जाते हुए वर्क डन हुआ है, वर्क डन किसने किया है, प्रेशर एनर्जी ने किया है। अब वो वर्क डन किसके इक्वल होगा, क्योंकि नीचे से ऊपर जाते हुए स्पीड में चेंज आया है, स्पीड बढ़ रही है। देख, एरिया क्रॉस सेक्शन मैंने ऊपर कम रखा है तो स्पीड बड़ी होगी, हाइट भी बड़ी होगी। तो अगली बात यह है कि जी वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी, लिख लेना भाई, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मतलब जो वर्क डन निकाल रखा है तुमने वो W है, आगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 gh2 माइनस m1 gh1। बता रहे हैं भाई, वेट करना। वर्क डन तो चलो W है, वो वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, मैं पुट कर दूंगा। यार नीचे से ऊपर जाते वक्त यहां पे V2 हो गई और यहां से मास M2 आ रहा है, तो ऊपर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv स्क्वायर, लेकिन ऊपर वाले लगा दिए m2 v2, और पहले कितनी थी नीचे, हाफ m1 v1 स्क्वायर, नीचे वाले लगा दिए। ऊपर जाके पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई mgh, लेकिन 2 लगाएंगे ना ऊपर तो m2 gh2, और यहां पर m1 gh1। W की वैल्यू पुट कर देंगे, थोड़ा सा इस पॉइंट को समझना आप। ओके जी, तो यार W इक्वल टू ये क्या हुआ यार, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये क्या हुआ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब वैसे तो मुझे m2 m1 लेने पड़ गए, लेकिन मैंने पहले प्रूव करा रखा है कि भैया m1 और m2 तो इक्वली होते हैं। जितना मास एक जगह से एंटर करता है, यहां मान ले m1 किया था, उतना ही वहां से लीव भी तो करेगा ना, तो m1 m2 इक्वल होंगे। तो मैं m1 इक्वल टू m2 को इक्वल मानते हुए यहां पे m2 की जगह क्या पुट कर रहा हूं, m1, क्योंकि बराबर है। यहां पे m2 की जगह क्या पुट कर रहा हूं, m1। तो इससे क्या होगा, W की जगह तो मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं बेटा, ये वाली P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2 इंटू dt। ठीक है, ये किसकी वैल्यू पुट की अभी मैंने, W की। यहां पे मैंने बोला m2 और m1 इक्वल है, तो m2 को m1 पुट कर रहा हूं, m1 बाहर निकाल रहा हूं, तो मैंने हाफ बाहर निकाल लिया। यहां से हाफ को रहने देता हूं, अभी क्या निकालता हूं, बस इसकी जगह m1 पुट किया, ये m1 था ही, m1 बाहर निकाल लिया यार, ये बन गया हाफ v2 स्क्वायर माइनस हाफ v1 स्क्वायर, प्लस इसमें भी m2 की जगह m1 पुट कर दिया और
m1 बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट में लिख दिया GH2 माइनस GH1, बस ध्यान से देखते रहना भाई। ओके, अब याद करो m1 की जगह मैंने क्या लिखवाया था, A1V1 रो dt लिखवाया था जी, लिख दो। और A1V1 और A2V2 आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये पढ़ा हुआ देख, सब पहले लिख दिया मैंने। A1V1 इक्वल टू A2V2 होते हैं, तो इस A2V2 को मैं A1V1 लिख के कॉमन निकाल दूंगा, क्योंकि इक्वल है ना मेरे भाई, समझो बात को। यहां से A1V1 इक्वल टू A2V2 है, तो इसको A2V2 को A1V1 ही मानकर ये A1V1 तो कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में बच गया P1 माइनस P2। समझो सब कुछ पहले बना कर रखा हुआ था। ओके, A1V1 यहां dt आ गया इक्वल टू M1 और M1 दोनों के पास ही कॉमन है, और M1 की वैल्यू कितनी है, A1V1 रो d2, इन दोनों में से मैंने M1 कॉमन निकाला और वैल्यू पुट कर दी A1V1 रो dt। ओके, ये M1 बाहर आ चुका है, ब्रैकेट में क्या बच रहा है, हाफ V2 स्क्वायर माइनस हाफ V1 स्क्वायर प्लस GH2 माइनस GH1। देख लेना भाई कुछ गड़बड़ झाला ना हो गया हो। अब A1V1 dt कैंसिल हो जाएंगे, उधर सारा कॉमन आ चुका ना, तो A1V1 dt भाई क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अगर कैंसिल हो जाएंगे तो कर दो फिर, और उसके बाद जो बचेगा, अब इसकी तो हमें जरूरत रही ना, इसको भी हम क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं और मैदान साफ कर देते हैं। ओके, क्या बनी बात यार, देयरफॉर यहां पे क्या बचा, P1 माइनस P2 इक्वल टू, यहां क्या बचा, रो, इसको अंदर भेज दे यार, ये बन गया हाफ रो V2 स्क्वायर, ये बन गया माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, ये बन गया, रो अंदर जा रहा है, रो GH2 माइनस रो GH1। ठीक है जी, अब यहां पर देख लो, ये क्या बन गया, P1, यार 1 वाले इधर ले आ, ये 1 वाला है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ रो V1 स्क्वायर, ये 1 वाला भी इधर ले आ, प्लस हो जाएगा रो GH1 इक्वल टू, भैया इसको उधर ले जा, ये प्लस हो जाएगा P2, ये पहले से ही था हाफ रो V2, और ये पहले से ही था रो GH2। एक बार जरा स्टार्टिंग में बर्नौली थ्योरम की स्टेटमेंट देने के बाद मैथमेटिकली इसको कैसे लिखा हुआ था जरा चेक करना, तो क्या यही एक्सप्रेशन थी, जरा चेक करना तो क्या यही एक्सप्रेशन थी, या फिर आपको दिख ही रहा है ये सारे 1 वाले हैं, ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये 1 पॉइंट पे है यानी A पॉइंट पे, और ये सारी वही B पॉइंट्स वाली हैं। तो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि P प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, सॉरी V स्क्वायर प्लस रो GH किसके इक्वल आ रहे हैं, कांस्टेंट के इक्वल आ रहा है, यानी कि हम फाइनली लिख सकते हैं कि जी बड़ी मेहनत लग गई यार, जल्दी खत्म कर देंगे, बस प्रूफ हो गया, बाकी बातें कल पे डालेंगे, फिर पहले इसका प्रूफ ही याद कर लो। तो यार इसका मतलब ये क्या है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम याद करो, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी
पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, हेंस क्या आ गया, प्रूव्ड आ गया। तो मेरे भाई ऐसे लिख के आनी है बर्नौलीज थ्योरम अगर एग्जाम में आ जाती है तो। सो दिस इज प्रूफ ऑफ बर्नौलीज थ्योरम जी, दिस इज प्रूफ ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। तो बेटा जो बर्नौलीज थ्योरम है ये इसका प्रूफ हो गया। 4 पार्ट में इसको हम करते होते हैं। पहला पार्ट स्टेटमेंट, वो हो गई। दूसरा पार्ट इसका प्रूफ, वो भी हो गया। तीसरा पार्ट इसकी लिमिटेशंस, वो अभी बता दूंगा। चौथा पार्ट इसकी एप्लीकेशंस, वो कल पे जाएगा। ठीक है जी। तो प्रूफ हो गया। 2 या 3 मिनट लूंगा बस। क्या करने जा रहे हैं, इसकी लिमिटेशंस बस बतानी है। उसके बाद एप्लीकेशन अगले पार्ट में जाएंगे। हां, कल तक आप इसको करके रखना और इसको लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है बेटा। इसको ओवरऑल पढ़ना तो था ही, लेकिन ये जो ओवरऑल डेरिवेशन होती है ना एग्जाम में डायरेक्ट आ जाती है, तो इसको लिख कर करने भी हमें क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो लिख कर करने की भी प्रैक्टिस करनी है इसकी। ठीक है जी। तो प्रूफ हो गया। एक बात बस करके बात खत्म कर रहे हैं, इसकी बेटा लिमिटेशंस। अच्छा, इसकी लिमिटेशंस तो इसके स्टार्टिंग में ही हो गई। कैसे, क्या इसकी लिमिटेशन मेन ये है कि आइडियल बिहेवियर होगा तब लगेगी। तो लिमिटेशन पहले ये कह सकते हो कि इट इज एप्लीकेबल ओनली इफ फ्लूइड इज नॉन विस्कस, है ना। अगर विस्कोसिटी होगी तो बर्नौलीज थ्योरम पूरी तरह लगती नहीं है। तो इट इज एप्लीकेबल ओनली इफ फ्लूइड इज नॉन विस्कस, एक बात। इट इज एप्लीकेबल ओनली इफ फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल, ये दूसरी लिमिटेशन हो गई। तीसरी, इट इज एप्लीकेबल ओनली इफ फ्लूइड इज फ्लोइंग स्टेडीली, अगर वो स्टेडीली फ्लो कर रहा है तो ही। इट इज एप्लीकेबल ओनली इफ इट इज इररोटेशनल, तो भैया आइडियल कैरेक्टर जो लिखे थे ना वो फॉलो नहीं होंगे तो बर्नौलीज थ्योरम फॉलो नहीं होगी। तो वही इसके क्या बन जाती हैं, लिमिटेशन बन जाती हैं। तो भैया आज की बात इतनी ही है। मैं बोल रहा हूं स्टेटमेंट एज वेल एज प्रूफ कर कर रखना, लिखने की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि लाइव क्लास में यानी ऑफलाइन वाली क्लास में आपसे लिखवा कर देखी जाएगी पूरी की पूरी डेरिवेशन। तो स्टेटमेंट याद करो, प्रूफ याद करो, लिमिटेशन याद करो, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अब आपसे विदा लेते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं ब्रेक के बाद।